हेलो बच्चों, मैं आ गया फिर से आपका लुसेंट एक्सप्रेस बैच लेकर। कल जो हम लोग पढ़े थे लुसेंट का थ्योरी, आज उसी का हम एमसीक्यू करेंगे। कल हम आप लोग को पूरा वेद बता रहे थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग का इतिहास चल रहा है, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का यह पार्ट 2 है। एक वीडियो डाला गया है, तो आप जो बच्चों लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपना मेन एमसीक्यू क्वेश्चन पे। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन क्या कह रहा है जो समझिएगा। इसमें एमसीक्यू का खेला है बच्चों, आइए फटाफट करते हैं। कहता है क्या कि प्राचीन भारतीय इतिहास के को जानने का प्रमुख आधार क्या है। यह एक्सप्रेस होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का आधार क्या है, कैसे उसको जानिएगा। तो लोक कथाएं से, इतिहास के स्रोत से, समाचार पत्र से या इंटरनेट से। तो उसको हम लोग जानेंगे किससे? इतिहास के स्रोत से। कैसे जानेंगे बच्चों? तो इतिहास के स्रोत से। अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत कितने भागों में बांटे गए थे, कौन कौन थे? तो मुख्य स्रोत 2 थे। आपका दोनों का मुख्य स्रोत के नाम याद होना चाहिए, जो बार बार इस एमसीक्यू में पूछेगा। ठीक है ना? ये एक था साहित्यक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यक स्रोत में बच्चों मैं बता देता हूं क्या था। तो वेद था, ऋग्वेद था, पुराण था, महाभारत था, रामायण था। इसमें सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, भवन हो गए, ये सब पुराने तत्व थे। किसमें? पुरातत्व में। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य कितने स्रोत हैं? तो 2 स्रोत हैं। ठीक है ना? चलिए अगला बढ़ जाते हैं थोड़ा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन साहित्यक स्रोत हैं? साहित्यक स्रोत, देखिए सिक्का हो नहीं सकता है साहित्यक में, अभिलेख हो नहीं सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। जो वेद, मूर्ति भी नहीं होगा, तो साहित्यक में चला जाएगा क्या? वेद चला जाएगा। अभी एग्जाम्पल में हम आप लोग को बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन पुरातात्विक स्रोत है? पुरातात्विक, पुराण हो नहीं सकता है, महाकाव्य हो नहीं सकता है, वेद हो नहीं सकता है। क्या हो जाएगा? अभिलेख। क्या हो जाएगा बच्चों? अभिलेख। थोड़ा फास्ट है, एक्सप्रेस में चलेंगे हम लोग। कहता है साहित्यक स्रोत के मुख्य कितने भागों में विभाजित किया गया। अब देखिए साहित्यक स्रोत को भी भागा गया है, तो इसको भी 2 भाग में है। साहित्यक स्रोत को भी 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला कहलाता है श्रुति कहलाएगा। पहला क्या कहलाएगा? श्रुति कहलाएगा, श्रुति सुनने वाला। और दूसरा आप लोग का ध्यान में नहीं है, दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा आप लोग का ध्यान देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि साहित्यक स्रोत में मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया। तो 2 भाग में। अब कहता है श्रुति साहित्य का प्रमुख उदाहरण। देखिए एक श्रुति दे दिया ना, श्रुति जिसको सुनते थे हम लोग। किसको सुनते थे? हम लोग वेदों को सुनते थे। हम लोग क्या सुनते थे? वेदों को सुनते थे। देखिए ध्यान रखिएगा, साहित्यक स्रोतों को कितनों भागों में विभाजित किया गया? तो 2 भाग। एक तो श्रुति हो गया, दूसरा देख लेते हैं क्या है जो हमको ध्यान में नहीं चल रहा। हाँ, स्मृति। देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्मृति। तो स्मृति में कौन सा ग्रंथ आता है? तो देखिए स्मृति मतलब रामायण आता है। रामायण और महाभारत क्या आता है? महाभारत और रामायण। तो याद रखिएगा साहित्यक को भी 2 भाग में बांटा गया है। क्या चीज? एक होता है श्रुति और दूसरा आपका स्मृति। तो श्रुति में याद रखिएगा वेद आता है। क्या आता है? वेद आएगा। जबकि स्मृति में रामायण और महाभारत आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन चारों वेदों में शामिल नहीं है? तो जातक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जातक तो बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, बौद्ध धर्म के पूरा डिटेल बताता है जातक। अगला
भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में कौन सा अभिलेख है? तो सबसे ज्यादा प्राचीन इतिहास जानिएगा तो हमको पुरातात्विक चाहिए। ऐसे तो दो चाहिए, एक साहित्यक चाहिए और पुरातात्विक चाहिए, लेकिन जब भी साहित्यक ऑप्शन में ना हो, सॉरी साहित्यक ऑप्शन में हो पुरातत्व हो, तो हमेशा पुरातत्व को मानिएगा। पुरातत्व मतलब अभिलेख, सिक्का, अभिलेख, स्मारक। इससे पता चला कि ये भारत का इतिहास कितना पुराना है, कौन से राजा किस काल में आए थे, उसका साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था, उसमें क्या जनता कैसे था, उसमें लोगों का कैसा शासन था, जनता कैसे शासन करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में विदेशी यात्रियों का विवरण किस श्रेणी में आता है? देखिए विदेशी का भी होता है साहित्यक श्रेणी में आता है, विदेशी में भी साहित्यक स्रोत के अंतर्गत आता है, साहित्यिक, ध्यान रखिएगा। फिर कहता है क्या कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो चारों में सबसे प्राचीन वेद हम बताए थे कि वेद के बारे में बताए थे कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। वेद के रचयिता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनका पूरा नाम था। वेदों को 4 भागों में बांटा, इसमें सबसे पहला था ऋग्वेद, सबसे प्रमाणिक, ठीक है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वही कह रहा कि चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। अगला बढ़ जाते हैं, भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीनतम स्रोत क्या होगा? देखिए प्राचीनतम साहित्यक स्रोत की बात करता है तो वेद होना चाहिए, वेद होना चाहिए, और नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से ऋग्वेद होना चाहिए। अब जो ऑप्शन में दिया रहे, चलिए ऑप्शन इसका हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन दिया रहे, देखिए हाँ ऑप्शन में क्या दिया? ऋग्वेद दिया। क्या दिया? ऋग्वेद। सबसे पुराना साहित्यिक क्या हो जाएगा? साहित्यक स्रोत किसको माना गया है? तो ऋग्वेद को माना गया है। चलिए नेक्स्ट, उपनिषद किससे संबंधित है? अरे बाबू तो उपनिषद हम लोग श्रुति करते थे, श्रुति साहित्यक से संबंधित है उपनिषद किससे है? श्रुति साहित्य से। किससे? श्रुति साहित्य। वेदों के बाद वैदिक साहित्य का कौन सा भाग आता है? देखिए वेदों के बाद जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ आता है, वेदों के बाद जो भाग आता है वो आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ आता है। चलिए आर्य ग्रंथों का संबंध किससे है? देखिए आर्य ग्रंथों का संबंध किससे? ऑप्शन 1 छूटा हुआ, लेकिन ये वन में रहकर किए जाने वाला अध्ययन, वन में रहकर किए जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? आर्यक ग्रंथ कहलाता है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्रेस है, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। रामायण के रचयिता कौन है? बहुत आसान है, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के बोल देगा तो वेद व्यास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महाभारत की रचना किसने किया था? तो दे दिया वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने किया? वेद व्यास ने। पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोग पढ़े थे तो 18। पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 18। चलिए अपने तरफ ले लेते हैं, थोड़ा इसका दिक्कत होता है। अगला, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो कौटिल्य कौन लिए थे? अर्थशास्त्र। अच्छा अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? तो प्रशासनिक विभाग से संबंधित था अर्थशास्त्र। राष्ट्ररंगिणी का लेखक कौन है? तो कलहन, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास को हम लोग को बताता है, कलहन, राष्ट्ररंगिणी कलहन से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ के प्रमुख साहित्य को क्या कहा जाता है? देखिए बौद्ध के बारे में जानता है तो त्रिपिटक आपको समझना पड़ेगा। ऑप्शन 2 नहीं दिया हुआ है, बौद्ध को जानना है तो त्रिपिटक समझना पड़ेगा। त्रिपिटक को ही 3 भाग में बांटा गया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। त्रिपिटक, देखिए आंसर दिले है त्रिपिटक। जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक साहित्यक है, तो जैन धर्म किसमें विश्वास करते थे? तो आगम में। किसमें? आगम में विश्वास करते थे। इंडिका नामक ग्रंथ के, देखिए अब आपको हम पाई चार्ट करवाए थे ना, उसमें बताए थे कि साहित्यक और रचनाकार दोनों, तो इसमें इंडिका किसका है? तो मेगास्थनीज का। अच्छा इंडिका किसके बारे में जानकारी देता है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। इंडिका मौर्य से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य से। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। कहता फाहियान किस गुप्त शासक, देखिए फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। जितने भी विदेशी आए हैं वो गुप्ता मौर्य इस सब के शासन काल में आए और भारतीय इतिहास को खंगाले और बताएं। चलिए हेनसांग किस भारतीय शासक के समय में आया था? हेनसांग आया था हर्षवर्धन के, किसके? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था हेनसांग। कौन पुरातात्विक स्रोत नहीं है? तो अभिलेख है, सिक्का है, स्मारक है, वेद नहीं है। तो वेद कैसा है? ये वेद है जो साहित्यक है। वेद कैसा है बाबू? साहित्यक स्रोत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए राजा महाराजा सिक्के जारी करते थे ताकि उसके वो रहे नहीं रहे उसके बारे में पता चल सके, तो ये कहलाता है क्या? न्यू मैथमेटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यू मैथमेटिक। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहता है? जो अभिलेख करता था उसको कहते हैं एपिग्राफी। जैसे अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने, अशोक के अभिलेख को पढ़ा था जो प्राकृत भाषा में था। अगला, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या माना जाता है? पुरातात्विक। सबसे ज्यादा प्रमाणिक पुरातात्विक जब उत्खनन हुआ, देखिए हड़प्पा के बारे में भी पता चला, ये प्राचीन मौर्य गुप्ता ये सब के बारे में पता चला। अशोक के अभिलेखों के मुख्य किस लिपि में लिखे गए थे? अभी बताए थे अशोक था कौन लिपि? तो अशोक लिखा था ब्राह्मणी लिपि। कौन सा लिपि? ब्राह्मणी। अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में था? तो ब्राह्मणी लिपि। अच्छा ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अच्छा नाम बता दिए, जेम्स प्रिंसेस ने। अभी बताए थे ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने। खरोष्टी लिपि का मुख भारत के किस भाग में है? अच्छा देखिए ये ब्राह्मणी लिपि तो अशोक चलाया था, खरोष्टी लिपि तो बता देते हैं हम लोग, खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम भारत में चलता था। कहां चलता था? उत्तर पश्चिम भारत में चलता था। चलते हैं इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये रहा पूर्व भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत। तो हम बताए थे कि उत्तर पश्चिम भारत में ही चलता था खरोष्टी लिपि। कौन पुरातात्विक स्रोत है? तो अभिलेख, सिक्का, स्मारक, उपयुक्त सभी, ये सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में सबसे विश्वसनीय साधन क्या था? प्राचीन भारत का पता करना है तो पुरातात्विक साक्ष्य मिला था, सिक्का से, स्मारक से, भवन से, ये सबसे लोगों के बारे में बताया था। प्रयाग परिस्थिति किस शासक से संबंधित है? देखिए प्रयाग परिस्थिति जो समुद्रगुप्त से है। दो ऑप्शन नहीं है बट मैं बता देता हूं। प्रयाग परिस्थिति समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया। भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन 2 था चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन, आंसर क्या था? समुद्रगुप्त। प्रयाग परिस्थिति किसकी रचना है? कौन लिखा था? हम डायग्राम में भी बताया गया था पूरा रचना और साहित्य। तो प्रयाग परिस्थिति कौन लोग बताए थे? हरि सेन। कौन बताए थे? हरि सेन। ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए कौन था? हरि सेन था। इतिहास के अध्ययन में उत्खनन किससे संबंधित था? तो उत्खनन किया था जब पुरातत्व मिला था, सिक्का मिला था, भवन मिला था, मूर्ति मिला था, ये सब मिला था। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में स्मारकों का क्या महत्व था? स्मारक क्या जानकारी देते थे? अरे भाई तो ये ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत था स्मारक। किसका स्रोत था? ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत था स्मारक। कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास में पुनर्निर्माण में साहित्यक और पुरातत्व स्रोतों में उपयोगी क्यों कहा जाता है? आखिर यही भारतीय इतिहास को बताया ना। साहित्यक मतलब वेद, पुराण, महाभारत, रामायण। अब पुरातत्व में सिक्का, स्मारक, भवन, ये सब तो क्यों है? क्योंकि अब प्रमाणिक था। प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे क्या था? प्रमाण चाहिए था, प्रमाण, सबूत। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में था? तो अशोक एक ऑप्शन नहीं है लेकिन बता देते हैं, यह प्राकृत भाषा में था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में था? तो प्राकृत भाषा में था।
भारत के इतिहास के अध्ययन में सिक्कों के मुख्य रूप से क्या जानकारी मिलती था? अरे भाई सिक्के से तो सब पता चलता था कि उसका शासक कौन था और उसका अर्थव्यवस्था क्या था। अभी तो मैंने समझाया, सिक्का से तो बता सकते थे। आप मेरे क्लास में मैंने इतना, जब हम स्पीड कर रहे हैं, एक्सप्रेस में चल रहे हैं, तो आप पता कर लेते होंगे कि नॉलेज क्या है, कैसे डीपली बता सकते हैं, लेकिन हमको टिक आउट करके निकलना है। तो यही बात है कि भारत के इतिहास के अध्ययन में सिक्कों से किसकी जानकारी मिलती है? तो शासक और उसके अर्थव्यवस्था का। निम्नलिखित में कौन विदेशी यात्री नहीं था? ओ भाई, विदेशी यात्री कालिदास थोड़ी था। कालिदास तो महामूर्ख था, जिस पेड़ पे बैठता था उसी पेड़ के टहनी को काटता था। उसकी पत्नी शकुंतला उसको भला बुरा कहा, इस कारण से वो घर से भगा दिया। फिर कड़ी मेहनत किया, शिक्षा लिया और एक से एक पुस्तक लिख डाले। याद है ना, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास। चलिए, इतिहास के अध्ययन में मूर्तियों और भवन किस प्रकार के स्रोत हैं? ये सब पुरातात्विक स्रोत होना चाहिए। किसका? पुरातात्विक स्रोत होना चाहिए। देख सकते हैं सर, पुरातात्विक स्रोत है ना। चलिए, बौद्ध साहित्य की रचना मुख्य रूप से किस भाषा? देखिए, बौद्ध लोग अपने आप को पाली भाषा में दिए थे, क्योंकि उस समय जो था ना, पाली भाषा बहुत ही सरल और आसान भाषा मानी जाती थी। जिसमें बौद्ध, तो इन्होंने अपना जो वचन था ना, प्रवचन था ना, या चाहे तो कोई चीज की रचना होता था ना, जो पाली भाषा में करते थे। लेकिन जैन धर्म के अधिकांश जो ग्रंथ था ना, वो प्राकृत भाषा में था। किस भाषा में था? तो प्राकृत भाषा में। जैन धर्म याद रखिएगा, प्राकृत। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के मुख्य किस विषय पे था? तो अभी बताए थे, प्रशासनिक और शासन। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, प्रशासनिक और शासन। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में सबसे अधिक सहायता किससे मिलती है? तो सबसे अधिक सहायता ये इतिहास के विभिन्न स्रोतों से पता चलता है। कौन साहित्यक स्रोत नहीं है? अरे भाई, साहित्यक नहीं है। चलिए देख लेते हैं, साहित्यक नहीं है यानी कि पुरातत्व, वेद, ये पुराण। हाँ, तो सिक्का नहीं है। सिक्का तो भाई पुरातात्विक में आता है। लास्ट और अंतिम है, प्राचीन भारतीय स्रोत का अध्ययन क्यों करते हैं? अरे भाई, क्यों करेंगे? नहीं करेंगे तो भारतीय अतीत के बारे में हमको पता कैसे चलेगा? उसका सभ्यता कैसे पता चलेगा? कैसे हमको सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब सभ्यता के बारे में पता चला? इसका अध्ययन के तब तो बच्चों बहुत ही फास्ट कराए हैं। आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि और इससे ज्यादा स्पीड पढ़ा सकते हैं, या और इससे जो थोड़ा कम स्पीड पढ़ा सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। परंतु आप थ्योरी कीजिएगा, थ्योरी में ही सब वीडियो डाला हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्लास में थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों एक साथ करा देंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों एक साथ रहेगा। आप लोग ग्रुप डी और बिहार पुलिस के लिए एकदम सज्ज हो जाइए, कमर कस लीजिए। जो आने वाला एग्जाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप लोग का।